तो चलिए बच्चों, आज हम लोग 10 क्लास के जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको अच्छे तरीका से सीखेंगे। ये बच्चों आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 10 मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स का आएगा। तो आप इसको अच्छे तरीका से इसको सीखिएगा। बच्चों मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि अगर ये चैप्टर आप अच्छे तरीका से सीख लेते हैं तो बाकी जो आने वाले चैप्टर हैं उसमें यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा, और जब आप लोग अभिक्रिया समझ जाएंगे तो ये चैप्टर को सीखने में बहुत आसानी होगा। तो चलिए बच्चों, अभिक्रिया मतलब होता है परिवर्तन। अभिक्रिया का मतलब एक तरह से समझिए कि परिवर्तन, और परिवर्तन तो आप लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा देखते होंगे। बहुत सारा चीज में चेंजेस जो होता है, परिवर्तन होता है, आप लोग देखे होंगे। जैसे बच्चों आप लोग देखे होंगे कि जैसे दूध है, दूध से दही बनना या दूध का फटना। जो चावल है उसको बॉयल करते हैं तो जो चावल है उससे क्या हो जाता है, जो हम लोग खाते हैं उसको भात बोलते हैं, तो वो बन जाता है, मतलब बॉइल्ड राइस उसको बोलेंगे। आप लोग बच्चों देखे होंगे कि जो फल है, फल का रिपनिंग मतलब फलों का पकना। उसके बाद जो कोई भी आदमी है, आदमी का धीरे धीरे ग्रो करना, वृद्धि करना, या एक प्लांट है, पौधा है, उसको वृद्धि करना। आप लोग एक और चीज देखे होंगे, जैसे कि कोई लोहा का या कोई भी चीज रहता है उसमें जंग लग जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आप लोग परिवर्तन देखे होंगे। आप लोग बहुत सारे बच्चों ऐसे परिवर्तन देखे होंगे। कुछ ऐसा भी परिवर्तन देखे होंगे जैसे एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती जलने लगता है। आप लोग ऐसे भी परिवर्तन देखे होंगे कि मोमबत्ती है वो पिघलेगा, कागज को जलाएंगे, लकड़ी को जलाएंगे। ये बहुत सारे परिवर्तन है बच्चों। यही परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत रखेंगे। समझ गए? कुछ ऐसा भी परिवर्तन होता है जो परिवर्तन होने के बाद पूर्व अवस्था में आ जाएगा, और कुछ ऐसा रहेगा जो परिवर्तन होने के बाद पूर्व अवस्था में मतलब अपने पहले अवस्था में नहीं आएगा। तो हम लोग परिवर्तन को बच्चों दो भाग में बांट देंगे। क्या करेंगे? परिवर्तन को, जो चेंजेज है, इसको दो भाग में बांटेंगे। एक बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या बच्चों बोलेंगे? एक भौतिक परिवर्तन होगा। एक बच्चों एक और होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, देखिए ये कितना आसान है, आप लोग अच्छे तरीके से सीखिएगा। यही हम लोग को सीखना है। रासायनिक परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन जब आप लोग भौतिक परिवर्तन बता देंगे, इसमें दोनों में डिफरेंसेस, तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो अब मैं आप लोग बताऊंगा ऐसा परिवर्तन। क्या बच्चों? ऐसा परिवर्तन जिससे कोई नए पदार्थ का निर्माण ना हो। ऐसा परिवर्तन जिससे कोई नए पदार्थ का निर्माण न हो, और जो क्या हो, परिवर्तनीय हो, मतलब चेंज होने के बाद अपने पूर्व अवस्था में आ जाए। और जो परिवर्तन होने के बाद क्या हो जाए बच्चों? पूर्व अवस्था में आ जाए। पूर्व मतलब पहले की, जिस अवस्था में था उसी अवस्था में आ जाए। परिवर्तन होने के बाद पूर्व अवस्था में आ जाए। पूर्व अवस्था में आ जाए, उसको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे आप लोग देखे होंगे बल्ब का जलना, उससे कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। बच्चों आप लोग देखे होंगे जो बर्फ होता है, बर्फ का पिघलना, बर्फ से क्या बनेगा? पानी। अब कहिएगा सर ये तो नया चीज बन गया। तो कोई बच्चों नया चीज नहीं बनाया है, उसके जो अवस्था में परिवर्तन हुआ फिर क्या हो जाएगा? फिर हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो फिर वो परिवर्तन हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा है ना कि ऐसा परिवर्तन जिससे कोई नए पदार्थ का निर्माण न हो, और जो परिवर्तन होने के बाद पूर्व अवस्था में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि पानी से बर्फ बन गया, तो क्या बर्फ से फिर पानी बनाया जा सकता है? कहिएगा हाँ। अब देखिए बच्चों, रासायनिक परिवर्तन हम लोग किसको कहेंगे? तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और जिसका गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। देख लो,
जिसमें क्या होता है बच्चों, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब कहिएगा कि ये कैसे? देखिए, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब जैसे देखिए, कागज को आप लोग जलाइए, थोड़ा सा आप लोग ऐसा सोचिए, या आप लोग जला करके भी अभी देख सकते हैं। एक कागज को जब जलाएंगे तो उससे क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? राख बन जाएगा। क्या ये बताइए, राख से फिर कागज बनाया जा सकता है? कहिएगा नहीं। तो जो हम ये कागज जला दिए तो ये एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। अगर आप लोग देखे होंगे कि जो दूध है, दूध से दही बन जाएगा, तो फिर दही से दूध नहीं बनाया जाता। तो उसी प्रकार से ये समझिए कि इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो आप लोग को मैं आसान भाषा में बताऊं तो रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए, इतना बताने के बाद मैं आप लोग को चैप्टर स्टार्ट करता हूं और डिफिनेशन के साथ में मैं आप लोग को सिखाना शुरू करता हूं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले ही, क्या रहेगा बच्चों, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले मतलब कि उसका जो गुण रहेगा अलग रहेगा, भिन्न गुण वाले एक या नए अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। ये आप लोग जानते हैं एक चीज, कहिएगा क्या सर? तो मैं बता रहा हूं, देखिए आप लोग जानते होंगे हाइड्रोजन बम के नाम आप सुने होंगे, बहुत विस्फोटक होता है। वैसे ही बच्चों, ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये भी बहुत विस्फोटक होता है। अगर हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीजन में जलाएंगे तो बताइए क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है बच्चों? जल बनता है। ये हमने समीकरण लिखा है। तो आप लोग ये समझिएगा, रसायन देखिए, यहाँ पर दो पदार्थ लिया है अभिक्रिया में भाग। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से, जैसे मान लो कि ये H2 एक पदार्थ हो गया, ये किसी अन्य पदार्थ से क्या कर रहा है? क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, और इसका गुण क्या है? भिन्न है। अब मैं आप लोग को बता रहा हूं कि कैसे ये भिन्न है। आप लोग को पता है कि हाइड्रोजन क्या है? तो कहिएगा सर ये बहुत विस्फोटक है। अगर हाइड्रोजन बम कहीं फेंक दिया जाए तो वहां बहुत ज्यादा दूर तक ले धमाका हो सकता है, बहुत ज्यादा विस्फोट हो जाएगा। और बच्चों, आप लोग को एक चीज और याद होगा कि ऑक्सीजन है तो ये जलाने के लिए काम आता है। अगर कोई भी चीज जलाना है तो अगर वहां पर ऑक्सीजन न हो, मतलब ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, तो वहां पर कोई भी चीज को जलाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों जलाने में काम आता है। और आप लोगों को तो पता होगा कि जो पानी है ये आग बुझाने का काम आता है। तो इसका गुण क्या है? भिन्न है। गुण बच्चों क्या हो गया? भिन्न हो गया। अब मैं आप लोग बता दूं, देखिए जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, जब ऐसे बच्चों त्रिभुज ऊपर लगा दिया जाएगा ना, समझिए कि इसको गर्म किया जा रहा है। जब इसको गर्म करते हैं ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कली चूना बोलते हैं, और इसमें से CO2 गैस बाहर निकलता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है बाहर। तो देखिए बच्चों, इसमें दो पदार्थ भाग दिया है, जबकि यहाँ पर क्या कर रहा है? कोई पदार्थ अकेले ही रिएक्शन करके अलग अलग पदार्थों में टूट जा रहा है। तो यही रिएक्शन हुआ, समझ गए? यही अभिक्रिया हुआ। तो आप लोग अभिक्रिया याद कर लिए अच्छे तरीका से। अब सुन लो, अब मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो अभिक्रिया रहता है, तीर एक रहता है बीच में, तीर के जो बाएं साइड वाला रहता है, इसको बच्चों आप लोग कहिएगा अभिकारक। क्या कहिएगा? अभिकारक। अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? अभिकारक। और इसको हमेशा तीर के कहाँ रखा जाता है? बाईं तरफ। क्लियर? देखो, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण हुआ है उसको बच्चों कहेंगे प्रतिफल। क्या कहेंगे? प्रतिफल। याद रखिएगा ना, प्रतिफल, या इसको उत्पाद भी बोला जाता है। ये भी बच्चों देखो, 2H2O जो है ये भी उत्पाद है। ये सारा हम लोग सीखेंगे, इसको संतुलित करना सीखेंगे, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया सीखेंगे। यही सारा इस हम लोग को अध्याय में सीखना है। तो चलिए बच्चों, और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने अभी आप लोग को बताया अभिकारक के बारे में। देखिए अभिकारक क्या है, तो जो देखिए
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्लियर है? देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या है? अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है? CaCO3। यहाँ पर क्या रहा है? ले रहा है तो H2 प्लस O2 ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जिसके कारण हम इसको बच्चों बताओ क्या कहेंगे? ये अभिकारक। आपसे एग्जाम में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि अभिकारक को लिखा जाता है कहाँ, बताइए तो तीर का हमेशा बाईं ओर। प्रतिफल को कहाँ लिखा जाता है? तीर के दाईं ओर। आसान है ये, यहां तक आप लोग क्लियर कर लिए कि नहीं? अब देखो प्रतिफल किसको कहेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा और उसमें जो उत्पाद होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिफल। जैसे यहाँ पर देखिए H2 है, H2 प्लस Cl2। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, ये Cl2 ये क्लोरीन से रिएक्शन करके ये क्या बन रहा है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बच्चों इसको बताओ अब क्या कहोगे? कहोगे कि सर अभी आपने बताया है कि ये अभिकारक होगा। नहीं, ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये अभिकारक होगा। जबकि 2HCl जो है ये बताओ तो क्या होगा? प्रतिफल। ये क्या होगा? प्रतिफल, या इसको हम लोग उत्पाद कहेंगे। क्लियर है? इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब आगे देखा जाए। देखिए अब ये क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। अच्छा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है? अब ये देखा जाए। देखिए सबसे पहला है गैस की उत्पत्ति। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें से गैस निकलता है। अभी हम लोग कैसे जानेंगे कि गैस की उत्पत्ति हो रही है? उसमें लाइट आ रहा है? बढ़िया, ठीक है। गैस की उत्पत्ति बच्चों हम लोग इसको अच्छे तरीका से अगर समझें, देखिए एक पेपर आप जला लीजिए। अगर आसान उदाहरण में आप लोग समझाऊं तो एक पेपर जब जलाएंगे तो उसमें से बताइए क्या होगा? तो उसमें से जलेगा ना तो धुआं निकलेगा, गैस निकलेगा। अब वो कौन सा गैस होगा? तो आप लोग को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा बच्चों। और मैं आप लोग को बता दूं, क्या हो गया? वो दूसरा चीज है, हम बता रहे हैं, आप सुनते रहिए खाली। देखिए जब हम पेपर को जलाएंगे तो उसमें से बच्चों क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। जब हम देखिए ये सबसे आसान है, जब हम पेपर को जला रहे हैं तो बताइए उसमें से क्या निकल रहा है? उसमें से लाइट निकलेगा, लाइट निकलेगा। तो उसको हम लोग कहेंगे कि प्रकाश की उत्पत्ति हो रही है। बच्चों एक चीज और है, जब हम पेपर को जलाएंगे तो उसमें से उष्मा निकलेगी। नहीं, पेपर बहुत ज्यादा जलाएंगे तो उसमें से जो फ्लेम टाइप का निकलेगा तो वो तो लाइट हो गया, लेकिन उससे जो दमक लगेगा, दमक मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि इसको हीट बोलेंगे, उष्मा बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीज उत्पत्ति होगा जब रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो चलिए और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये क्या कर रहा है? कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे हैं जो गैस उत्पन्न करती है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता लिखें तो यही सारा चीज लिखना होगा, जिसमें हमने 5-6 विशेषता को लेकर के आया है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाएगा तो ये आप लिख सकते हैं आसानी से। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो गैस क्या करती है? उत्पत्ति करती है। जैसे में देखो दानेदार जास्ता, माने कुछ जास्ता ले लेना है। जास्ता तो आप लोग जानते होंगे, जास्ता एक क्या है? तत्व है, धातु है। तो ये धातु को जब हम क्या करेंगे? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नहीं तो बच्चों देखो यहाँ पर जो ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके जगह पर आप दूसरा पदार्थ ले सकते हैं। उसका मैं नाम बता रहा हूं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये भी तनु लेना है। अब ये तनु क्या होता है? तनु क्या होता है? मतलब टूटा हुआ। इसमें क्या रखना है बच्चों? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये होता क्या है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल? सब लोग बैटरी देखा होगा ना। अब देखिए जो बैटरी में पानी रहता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। ये आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए जो बैटरी का तेजाब है वो ले लीजिए, और इसमें एल्यूमिनियम ले लीजिए। एल्यूमिनियम का जो तार होता है ना, वो भी अगर डालेंगे, वो ये तेजाब में डाल देंगे तो इसमें से भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होने लगेगा।
एक तो यहाँ पर उदाहरण दिया है जिसको अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन ये मैं अपने से लिख करके आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए Al प्लस H2SO4 है, ये यहाँ पर इसका जरूरत नहीं है बच्चों, ये हटा दीजिए। देखिए जब एल्यूमिनियम को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो एल्यूमिनियम जो है सल्फेट से रिएक्शन करेगा और बनेगा Al2SO4 होल 3 प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस बच्चों क्या हो जाएगा, मुक्त होने लगेगा। यही हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक शीशा का कोई कांच का बर्तन है, उसमें से हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिए, उसमें से कुछ हम धातु डाल दिए, धातु जैसे कि एल्युमिनियम, जास्ता, लोहा, कुछ भी अगर हम डालेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगा। उसके जो मुंह है, मतलब जो बोतल का ढक्कन वाला भाग है, तो ढक्कन तो हटा देंगे, उसके जगह पर अगर बैलून उसमें हम लगा करके और उसमें से गैस हम बैलून में भरेंगे तो बैलून में जो गैस भरेगा वो हाइड्रोजन गैस भरेगा, फिर उसको छोड़ दिया जाएगा हवा में ना, तो वही बैलून क्या हो जाता है, उड़ जाता है। बच्चों ये प्रतिबंध लगाया गया है, आप लोग देखे होंगे कि मेला में ऐसा ऐसा बिकता था। तो इसमें हाइड्रोजन या हीलियम गैस भरे जाने के कारण अगर ये कहीं कोई फ्लेम के पास जाता है, कहीं प्रकाश नहीं मतलब कहीं अगर मान लीजिए कि ये आग के पास जाता है तो उससे ये रिएक्शन करके और आग पकड़ लेता है और एक बार ब्लास्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको प्रतिबंध कर दिया गया है। तो बच्चों आप लोग ऐसा कीजिएगा नहीं, एक्सपेरिमेंट, नहीं तो हो सकता है विस्फोटक, ठीक है ना। अब देखिए ये जिंक है, क्या है बच्चों, ये जिंक है, जिंक मतलब जस्ता, ये ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला गया तो ये जिंक क्लोराइड बना, क्या बना, देखो Zn से जिंक होता है और Cl जो है ये क्या है, ऋण मूलक, और ये क्लोरीन से क्लोराइड में चेंज हो जाता है जब ये मूलक और या रिएक्शन करता है। तो ये जिंक है जो क्लोरीन से रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बनाएगा और इसमें से हाइड्रोजन गैस बच्चों मुक्त होगा। ये आप लोग समझ गए। तो सबसे बताइए पहले, रासायनिक जब अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या होता है, गैस की उत्पत्ति। आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में आ गया। देखिए दूसरा का है अवक्षेप का बनना। मैं जो भी बताऊंगा आपको एक दैनिक जीवन से रिलेटेड उदाहरण बताऊंगा ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये सारा जैसे मान लीजिए कि NO3 अगर एग्जाम्पल के रूप में लेकर के और इसके बारे में मैं बताऊंगा तो थोड़ा कठिन हो जाता है समझना, लेकिन मैं आप लोग को बताऊं जैसे अवक्षेप का बनना। और अवक्षेप का बनना मैं आसान तरीका से मैं समझाऊं तो आप लोग धूल मिट्टी ले लीजिए, बहुत सारा बालू ले लीजिए और उसको पानी में घोल लीजिए। जब घोलेंगे तो क्या रहेगा, वो सब एक साथ रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बालू, मिट्टी, चाहे जो पत्थर का छोटा छोटा कंकड़ रहेगा सब नीचे बैठ जाएगा, पानी बच्चों ऊपर हो जाएगा। तो वही जो ठोस रूप में उस विलयन से पृथक हो गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेप। दूसरा हम उदाहरण लेंगे, आप लोग देखे होंगे दूध कभी फट जाता है, तो जब फट जाता है ना तो ऊपर एक सॉलिड रूप में हो जाता है, नीचे पानी पानी जैसा हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं एक और उदाहरण ले रहा हूं। चूना ले लीजिए और चूना को पानी में डाल दीजिए, जो कली चूना होता है CaO, जो चूना मार्केट में मिलेगा ना, जिसको हम लोग घर पोतने के लिए यूज करते हैं, उसको ले लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए। जब आप लोग पानी में डालेंगे तो धीरे धीरे रिएक्शन करेगा और उसमें से उष्मा भी निकलेगा। माने अगर चूना डाल के उसमें पानी डाल दिया जाए तो कुछ देरी के बाद उसमें से इतना हीट निकलेगा कि उस चूना में हम लोग अगर हाथ डालेंगे तो बहुत खतरनाक तरीका से जल सकता है। बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि उसमें जब डालेंगे तो धीरे धीरे वो खोलेगा और उसको अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा तो चूना जो है वो हर एक पार्टिकल में हो जाएगा और उस समय वो जो चूना रहेगा उसको CaOH2 कहेंगे। इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वही चूना पानी में डाल दिया, अब क्या कहलाने लगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उसमें जल का कुछ आंशिक भाग अब आ गया है। अब सुनिए, जब उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाएगा तो जितना उसमें चूना वाला भाग है सब नीचे बैठ जाता है धीरे धीरे, और उसका जो पानी है ऊपर आ जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, पानी ऊपर हो जाता है। और वो पानी ऐसा रहेगा कि जैसा पानी रहता है वैसा ही, थोड़ा सा भी नहीं लगेगा कि इसमें चूना का भाग है। लेकिन वही पानी को एक कोई बर्तन में रख लीजिए, फिर उसमें क्या कीजिए कि एक पाइप के सहारे उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड फेंकिए या कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रवाहित कीजिए। अब कहिएगा ये कहाँ से आएगा, तो जो हम लोग सांस के रूप में छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो एक पाइप लेकर के और उसमें जैसे हम लोग स्ट्रॉ से क्या पीते हैं, नारियल का पानी, तो ऐसा ही एक स्ट्रॉ ले लीजिए और उसमें
हवा के रूप में फूकी अपने मुंह से, जब फूकेंगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। बच्चों ये एक एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हैं, आसान है। देखिए अवक्षेप का बनना, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। क्या है? ठोस पदार्थ। अभी तो मैंने बताया अवक्षेप क्या है, ठोस पदार्थ। कभी विलयन से जो ठोस रूप में पृथक हो जाएगा उसको अवक्षेप बोलेंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप विलयन से क्या होता है, पृथक हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण NaCl है, NaCl ये AgNO3 से, NaCl मतलब नमक, NaCl मतलब नमक, AgNO3 का मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो देखो ये NaCl जो है AgNO3 से रिएक्शन करके, NaCl इसको नमक बोलते हैं। ये जब नमक को हम सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं तो AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, ये अवक्षेप के रूप में हमको अलग मिल जाता है। ये सॉलिड अवस्था में होता है। देखो तीर नीचे में दर्शाया गया है, क्या किया गया है बच्चों, तीर नीचे की तरफ दर्शाया गया, मतलब ये सॉलिड रूप में नीचे ये पेंदी में बैठ जाएगा और ये NaNO3 से क्या हो जाएगा, AgCl अलग हो जाएगा। फिर से आप लोग देखिए NaCl जो है ये नमक है, इसको सिल्वर नाइट्रेट में जब डालेंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है, Ag मतलब चांदी या सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड के रूप में ये ठोस के रूप में अलग होगा और NaNO3 ये अलग हो जाएगा। ये सॉलिड स्टेट में रहेगा जबकि ये लिक्विड फॉर्म में होगा। बच्चों और हम लोग देखेंगे रंग परिवर्तन। आप लोग देखे होंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें बताइए क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद रंग में भी चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ के रंग भी परिवर्तन होता है। मैं आप लोग को आसान एक एग्जांपल दूं, जैसे लोहा रहता है, आप लोग लोहा तो देखे होंगे। लोहा जो है वो जब हम लोग नया खरीदेंगे तो उसका कलर कुछ अलग रहता है, लेकिन कुछ दिनों तक उसको अगर हम बाहर छोड़ दें तो तुरंत उसका जो रंग हो जाता है लाल भूरा टाइप का हो जाता है, मतलब उसके ऊपर एक ऑक्साइड का परत जम जाता है जिसको हम लोग मूर्छा या जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। तो उसमें भी तो रंग परिवर्तन हुआ और वो भी रिएक्शन करता है। लोहा जो है ना वो आर्द्र ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और जंग बना देता है। बच्चों देखो रंग परिवर्तन एक और मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ के रंग भी परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला याद कर लीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट के यहाँ पर लिख दो KMnO4। ये बच्चों आप लोग को जैसा कलर में हमने लिखा है यही कलर का होता है। आप लोग को मेडिकल का दुकान पे आसानी से मिल जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं रहता है, 20-25 रुपए का रहता है। ये आप लोग खरीद करके ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये कोई ज्यादा मतलब ये हानिकारक क्या है, रिएक्टिव नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें ग्लिसरॉल मिला दिया जाएगा, जो KMnO4 है, अगर इसमें ग्लिसरॉल मिलाएंगे तो बहुत तेजी से ये रिएक्शन करता है, आग पकड़ लेता है। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है बच्चों। देखो कि बैंगनी रंग के यहाँ पर विलयन होगा, कि बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस, देखो यहाँ पर क्या है, नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का रंग गायब होने लगता है। ये जो KMnO4 है बच्चों, ये कैसा होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बैंगनी होता है, और जब इसमें हम लोग नींबू का रस धीरे धीरे डालेंगे ना तो ये जो बैंगनी कलर है ये गायब होने लगता है। और बच्चों यही KMnO4 आपको आसानी से मेडिकल पे मिलेगा, आप जाकर के पता कर लीजिएगा कि हमारा पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए, यही बोलिएगा मिलेगा। और ये लेकर के, और ग्लिसरॉल भी मेडिकल पर ही मिलता है, वो भी ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। और ग्लिसरॉल और पोटेशियम परमैंगनेट अगर नीचे जमीन पर रख करके उसको जलाया जाएगा तो जमीन भी खनहार देता है, मतलब वहां पर संचारित कर देता है, मैंने बहुत तेजी से एकदम जलता है। तो ये जब आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो थोड़ा दूर हट के चलो देखो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ताप में परिवर्तन। अभी मैंने आप लोग को एक बताया, जैसे चूना है, चूना को हम लोग पानी में डालेंगे तो चूना जो है उस समय तो ठंडा रहता है, लेकिन जैसे पानी में डालेंगे तो एकदम तेजी से वो खौलने लगता है, मतलब उसमें ऊष्मा आ जाता है, ऊष्मा उसमें से उत्पन्न होने लगता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है, वही यहाँ पर एग्जाम्पल भी रखा है। बच्चों हम एक और बात बता दें
जैसे आप लोग कभी देखे होंगे ग्लूकोज खा करके, तो ग्लूकोज जब हम खाते हैं तो उस समय हमको ग्लूकोज जब हम लोग खाते हैं तो उस समय हमको ठंडक महसूस होता है, ऐसा देखे होंगे। आप लोग यूरिया खाद देखे होंगे जो खेत में उर्वरक के रूप में छीटा जाता है, छिड़काव किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में, तो वो उर्वरक लेकर के अपने हाथ पर रख लीजिए और उसमें पानी डालिए थोड़ा सा। जब पानी डालिएगा ना तो एकदम ठंडा ठंडा लगेगा, एकदम कूल कूल। तो उस समझिए कि उसमें ताप में क्या हो रहा है, परिवर्तन। चलो यहाँ पर उदाहरण लिया गया है कली चूना के एक ढेले पर। कली चूना मतलब जो दुकान पे चूना मिलेगा जिसको सफेदी करने के लिए यूज किया जाता है, उसको कली चूना बोलेंगे। फॉर्मूला CaO क्या होता है, CaO कली चूना का। ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। जो उस समय अब मिश्रण होगा माने जल और कली चूना का, तो उस समय उसका ताप क्या हो जाएगा, जिससे अभिक्रिया के मिश्रण का क्या हो जाएगा, ताप बहुत बढ़ जाता है, उसमें हाथ डालने के बाद जल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सुन लो अवस्था में परिवर्तन। अब ये क्या है, आप लोग मोमबत्ती जला करके देखे हैं, जो मोमबत्ती जलाएंगे तो मोमबत्ती तो ठोस है, लेकिन जब उसको जलाएंगे तो कुछ भाग लिक्विड में चेंज हो जाता है और कुछ भाग बच्चों क्या हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो यही तो अवस्था में परिवर्तन कहलाएगा। देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण जैसे मोमबत्ती, मैंने जो बताया ये लिखा हुआ है, मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर, द्रवित मतलब लिक्विड फॉर्म में बदल करके नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलता है। तो ये बच्चों आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा नंबर अपना, मैं उस पर ये सारे नोट्स को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, भेज दूंगा। अब देखिए गंध में परिवर्तन, कुछ ऐसा भी परिवर्तन होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसमें से कुछ गंध निकलता है। जैसे देखिए कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया है जिनके फलस्वरूप एक विशिष्ट प्रकार के गंध उत्पन्न होता है। तो ये बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए इसमें उदाहरण क्या लिखा है कि हम एथेनॉल ले लेंगे और एथेनॉल में जब सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो उसमें से एक अजब टाइप का गंध निकलेगा। अब एथेनॉल क्या होता है, जिसे C2H5OH, बच्चों इसको हम लोग शराब भी बोलते हैं, ठीक है ना। C2H5OH ये क्या है, ये एथाइल एल्कोहल है। क्या है, एथाइल एल्कोहल। जब इसको हम तेजाब से रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 से, तो बच्चों इसमें से जो गंध निकलेगा बहुत खतरनाक रहेगा। या हम इसको एसिटिक अम्ल से रिएक्शन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, एसिटिक अम्ल से CH3COOH। एसिटिक अम्ल क्या में पाया जाता है, सिरिका में। क्या में रहता है, सिरिका में। ये एक दुर्बल अम्ल है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हम C2H5OH मतलब ये क्या है, एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल को जब हम एसिटिक अम्ल से रिएक्शन करवाते हैं तो जो इसके बाद उत्पाद बनता है उसका गंध अलग टाइप का रहता है। इसके बाद बच्चों जो उत्पाद बनेगा वो मैं लिख दे रहा हूं CH3COOC2H5 और प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा H2O। तो इस प्रकार से अब ये जो गंध इसमें से जो निकलेगा वो अजब टाइप का रहेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अजब टाइप का उतना भी मतलब एकदम खराब नहीं, थोड़ा मीठा टाइप का इसमें से गंध निकलता है। चलो देखो समीकरण अब हम लोग पढ़ेंगे। समीकरण यहां से स्टार्ट होगा। जो भी था अभी पहले ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जितना था सारा विशेषता था कि मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो होता है क्या, सारा चीज हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में है तो क्या लिखिएगा, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका मतलब कि बच्चों देखो हमने एक यहाँ पर अभिक्रिया लिख रहा हूं, हम एक क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, अभिक्रिया। हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बच्चों, ऑक्सीजन
हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर जल बनता है, जल बनता है। यह हमने लिखा कि हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है, जल बनता है। और यही रिएक्शन करके एक मार्टिन फिल्म बना है, मार्टियन, जिसमें बताया गया है कि एक साइंटिस्ट रहते हैं, उनका मार्टियन ही नाम है, और वो जाते हैं मंगल ग्रह पे और उनके पास पानी नहीं रहता है, तो यही एक्सपेरिमेंट करवा करके वहां पर वो पानी बनाते हैं। लेकिन ये क्या होता है ना कि जब वो बना रहे होते हैं तो उनके जो सांस लेते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन आसपास में रहता है, तो वहां पर विस्फोट हो जाता है बहुत तेज से, तो उनका पूरा मतलब कुछ जल भी जाता है भाग, माने जल जाता है, एकदम खतरनाक नहीं, थोड़ा मतलब दूर फेंका जाता है, लेकिन कुछ भाग लग, जिसे बाल उल रहेगा तो थोड़ा सा उनको लग जाता है उसका। तो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बच्चों जलाने पर क्या होता है, जल बनता है। ये हमने रासायनिक अभिक्रिया लिख दिया, लेकिन यही बात को अब हम लिखेंगे समीकरण के रूप में। तो क्या लिखेंगे कि H2 प्लस O2 एरो H2O, इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, समीकरण। क्या बोलते हैं, समीकरण। तो इतना बात को शॉर्ट में लिखना है, यही तो बोला जा रहा है कि देखिए उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब से देख लो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों, ये बच्चों क्या है, संकेत। हाइड्रोजन क्या है, संकेत है, संकेतों एवं सूत्रों। अब ये देखिए H2O, ये क्या है, सूत्र है, क्या चीज का, जल का। तो संकेतों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही संकेत हो गया। संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, माने इतना चीज को जब हम शॉर्ट में लिख देंगे, छोटे रूप में लिखेंगे, माने संकेत और सूत्र का यूज करके, तो इसी को बताइए हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। आसान है, ये समझ चुके हैं आप। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब चलो आगे बढ़ा जाए। बच्चों आप लोग से मैं पूछूंगा कि जो समीकरण है कितने प्रकार का होता है, यहीं से देख लिया जाए। समीकरण कितना प्रकार का होता है बताइए तो। समीकरण बच्चों कितना प्रकार का होता है, समीकरण दो प्रकार के। कितना प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। समीकरण कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब ये अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन होता है। देखिए एक है संतुलित रासायनिक समीकरण, और बच्चों दूसरा का क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग और नाम से जानते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण, या एक और हम इसको बच्चों बोलेंगे, इसको हम लोग ढांचा समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढांचा समीकरण। आप लोग इसको याद रखिएगा। क्या बताइए तो, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। अब थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा नहीं पूरा देखो कि संतुलित रासायनिक समीकरण हम किसको कहेंगे। देखो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर क्या है, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। जैसे कोई भी हम देखिए छोटा छोटा रिएक्शन ले रहे हैं, छोटे छोटे यहाँ पर तत्व और यौगिक का यूज कर रहे हैं, ताकि आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में आ जाए। बच्चों देखो यहाँ पर H2 है और प्लस O2 है। जब हम ये दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो बताइए क्या बनेगा, H2O। तो आप लोग थोड़ा सा देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है कौगो है, दूगो। यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन कौगो है, दूगो, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर कौगो है, दूगो, और यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है। तो बताइए तो दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर है, कहिएगा नहीं सर, यहाँ पर तो हाइड्रोजन दूगो हुआ, हाइड्रोजन दूगो है, ऑक्सीजन दूगो है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है, मतलब सभी जगह एक बराबर नहीं है। तो हम लोग इसको संतुलित नहीं कहेंगे, इसको संतुलित अभी नहीं कहेंगे। कब कहेंगे, जब यहाँ पर 2 लिख देंगे तो ऑक्सीजन दूगो हो जाएगा। लेकिन अब बच्चों हाइड्रोजन 4 हो गया, देखिए 2 दूनी की 4,
अभी भी बराबर नहीं है, तो हमको 2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन चार्ज हो जाए। अब देखिए तो दोनों तरफ एक जैसा हो गया, मतलब ये क्या हो गया बताइए, ये अब संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। क्लियर है? अब देखो असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे H2 प्लस Cl2, एरो बच्चों क्या हो जाएगा, HCl, क्या हो जाएगा, HCl। आप बताओ तो हाइड्रोजन को है 2 गो, यहाँ पर हाइड्रोजन को है 1, क्लोरीन कितना है 2 गो, यहाँ पर क्लोरीन को है 1। तो आप बताओ कि यहाँ पर ये 2 है जबकि यहाँ पर 1, बराबर है? कहिएगा नहीं सर ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो ये असंतुलित होगा। ये आप लोग संतुलित और असंतुलित समझ जाओगे। अब हम लोग सीखेंगे, बहुत रासायनिक समीकरण लेंगे और उसको संतुलित करना सीखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट 5 नंबर का ये आ जाता है, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में तो आइए करेगा। इसको रोक करके थोड़ा समय आप लोग को संतुलित करना सिखा रहे हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण निभाएगा भूमिका। बच्चों कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको हम समझा सकें। जैसे देखिए Mg प्लस HCl है, क्या है, Mg प्लस HCl, मतलब ये है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करवाएंगे तो बताइए क्या बनेगा, Mg, यहाँ पर देखिए MgCl2 क्या बनेगा, MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा ना, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब थोड़ा सा देखो, अच्छा ये कैसे रिएक्शन हो जाता है, ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। ये बच्चों देखो Mg जो है HCl से रिएक्शन करके MgCl2 कैसे बन जाता है, और ये तो मान लीजिए कि एक तरह से थोड़ा छोटा ही है, लेकिन कभी कभी बड़ा बड़ा इक्वेशन आ जाता है तो उसमें पता नहीं चलता है। तो ये सारा चीज मैं एक बेसिक क्लास लेकर के आऊंगा, उसमें मैं जरूर ये सिखाऊंगा कि आखिर कैसे ये होता है ना। जैसे Mg है, आखिर Cl से ही रिएक्शन क्यों किया, ये पूरा से मतलब रिएक्शन करके एक ही योगी क्यों नहीं बन गया, उसमें से हाइड्रोजन कैसे अलग हुआ, ये हम लोग एक बेसिक क्लास के अंतर्गत रखेंगे, और यही क्लास के बाद हम बेसिक क्लास लाएंगे बच्चों। देखो Mg बताओ इस साइड को होगा है, देखो यहां पर लिख लीजिए बाएं तरफ Mg, उसके बाद H और Cl, यही ना है, यहाँ पर लिख लीजिए बाएं, क्या लिखेंगे बच्चों, बाएं, और यहाँ पर क्या लिखिएगा, बाईं ओर, क्या है, बाईं ओर, और दूसरा बच्चों बताइए क्या लिखेंगे, दाईं ओर, क्या लिखेंगे, दाईं ओर। यहाँ पर हम इस प्रकार से खंदा बना लेंगे और इसको अच्छे तरीके से पहले लिखेंगे। देखिए यह मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो इसे खंदा आप लोग को बना करके नहीं कर रहा है, ये मैं एक समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन पे डायरेक्ट हम लोग ये नियम को फॉलो करेंगे। देखिए Mg बाईं तरफ कितना है, 1, Mg कितना है, 1, इस साइड Mg 1, इस साइड देखो हाइड्रोजन को है 1, ये साइड हाइड्रोजन 2। अब देखो इस साइड Cl को है 1 और इस साइड Cl को है 2। तो हम लोग देखो Mg तो बराबर है, करना क्या है, तो हाइड्रोजन को बराबर करना है, तो यहाँ पर हमको 2 को करना है, दाईं ओर कितना करना है, 2, तो 1 और 2 दोनों का एलसीएम कितना होता है, कहिएगा 2 होता है, मतलब डायरेक्ट 2 से क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, जितना एलसीएम आएगा उतना से गुणा कर दो, बाकी आगे देखा जाएगा। ये इरेज करना पड़ता है जब हम इक्वेशन को संतुलित करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं, तो जब समीकरण को संतुलित कीजिएगा तो उस समय पेंसिल का यूज करना होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अब ये तो 2 हो गया और इस साइड भी 2 है, क्लियर है। अब देखो Cl को है इस साइड 1 और इस साइड 2, अब देखिए तो Cl को हो गया 2 हो गया और इस साइड भी Cl 2 हो गया, कितना आसान था, और इसको संतुलित करना अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अभी हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण को संतुलित करेंगे, 2-3 मैं करूंगा, उसके बाद आप लोग को संतुलित करना होगा, मैं ऐसा करूंगा, दे दूंगा आप लोग को बनाने के लिए। जैसे बच्चों मैं लिखवा रहा हूं Al H2SO4, क्या है, Al प्लस H2SO4, चलो इसको अब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा Al2SO4 होल 3
प्लस, ये हाइड्रोजन गैस अब यहाँ से मुक्त होगा और इसको बच्चों अलग रख लीजिएगा। अब चलिए मैं संतुलित करने के लिए आप लोग को बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम बताइए तो इस साइड को हुआ है, तो कहिएगा सर एल्यूमिनियम तो इस साइड एक है और इस साइड को हुआ है एल्यूमिनियम दो गो। तो देखो एक है यहाँ पर और दो है यहाँ पर, एक है और दो है, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, कहिएगा कि दो। तो दोनों को दो करना है, ऐसे करने से आसान हो जाता है। तो जब दोनों को दो करना होगा तो इसमें एक है, देखो यहाँ पर एक है तो इसमें दो से गुना कर देंगे, तो ये बच्चों कितना आएगा दो, मतलब यहाँ पर दो लिखना होगा। थोड़ा सा आप लोग सोचिए या इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, क्योंकि इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड यूज होता है। इसमें बार बार अलग अलग वैल्यू रख करके चेक किया जाता है कि हाँ ये रखेंगे तो हो जाएगा कि नहीं। देखिए एल्यूमिनियम का हो गया है दो गो, इस साइड एल्यूमिनियम का होगा दो गो, काम खत्म। अब देखो हाइड्रोजन का हो गया है दो गो, इस साइड हाइड्रोजन का हो गया है दो गो, हाइड्रोजन का भी काम तो ठीक है। अब देखो एस का हो गया है एगो, इस साइड एस का हो गया है तीन गो, कितना है तीन। देखो ये बेस में तीन लिखा हुआ है, मतलब ये तीनों में तीन से गुणा करना है। तो जब यहाँ पर एस एक है और तीन से गुणा करेंगे तो तीन होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमको यहाँ पर तीन लिखना होगा। कभी भी बच्चों यहाँ पर तीन नहीं लिखाएगा बेस में, कभी भी गुणांक में लिखाएगा। क्लियर है? देखो तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, थ्री लिख देंगे, लेकिन जैसे ही थ्री लिखेंगे तब तक हाइड्रोजन अब कितना हो जाएगा, छह गो। देखो तीन दूनी छह, तो हमको यहाँ पर भी तीन लिखना होगा, क्योंकि तीन दूनी छह हाइड्रोजन हो जाए। अब बच गया अब क्या चीज, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, देखो तीन गो है गुणांक में, चार गो बेस में, तीन चौके 12 गो ऑक्सीजन। अब देखो तो हाइड्रोजन में सॉरी ऑक्सीजन में चार गो है और तीन है, तो चार तिये 12, इसको गुणा कर दिया जाता है तो चार तिया 12, ऑक्सीजन का हो गया है 12। दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, अतः यह संतुलित हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम लोग अलग अलग रख करके, और जब बहुत सारे एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना, ऐसे आप लोग बनाइएगा, तो ये सारे चीज आप लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना। आखिर रासायनिक समीकरण होता है तो इसे क्या क्या हम लोग को जानकारी मिलता है। देखिए यह विकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों यहाँ पर आना चाहिए, संकेतों सूत्रों की जानकारी देता है। माने रासायनिक अभिक्रिया में क्या चीज भाग लिया है वो हमको पता चलता है। जैसे मान लो कि अभी हमने देखा Mg प्लस HCl, मान लीजिए क्या है Mg प्लस HCl, तो ये हो जाएगा MgCl2 प्लस बच्चों क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ठीक है, Mg को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे MgCl2 प्लस H2 गैस मुक्त होगा। तो इसमें हमको देखो यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों को, अभिकारक किसको, जो तीर के बाईं ओर लिखा हुआ है, तो ये देखो अभिकारक में जो यहाँ पर भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ, उसके संकेत, देखो संकेत और सूत्र की जानकारी दे रहा है। ये देखो तो ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, तो कहिएगा हाँ सर ये तो Mg मतलब मैग्नीशियम भाग ले रहा है। बच्चों यहाँ पर एक सूत्र दिया है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसमें मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भाग ले रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक। तो अभिकारकों के संकेतों और सूत्रों के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद अब देखिए प्रतिफल, यहाँ पर है ना प्रतिफल, तो प्रतिफल के भी संकेत और सूत्र के बारे में बताता है। जैसे देखो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग समझ चुके हैं कि रासायनिक जब अभिक्रिया होगा तो उससे हम लोग को क्या चीज सूचना मिलेगा, तो उससे हम लोग को ये मिलेगा कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, उसका संकेत क्या है। उस अभिक्रिया में जो कोई मान लीजिए कि सूत्र जो लग रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ लग रहा है उसका सूत्र क्या है, या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बन रहा है उसका सूत्र क्या है, ये जानकारी मिलता है। अब देखिए यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो देखिए तो ये पता चल रहा है ना कि कौन भाग लिया है, कहिएगा हाँ मैग्नीशियम भाग लिया है और हाइड्रोक्लोरिक भाग लिया है। बन क्या रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। क्लियर है, ये आप लोग को दोनों समझ में आ गया है, कहिएगा बिल्कुल समझ में आ गया। अब चलो आगे देखो, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की, देखिए परमाणु एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। बच्चों हमने उदाहरण में क्या लिखा था, Mg लिखा था, क्या लिखा था, इसको फिर से मैं लिखूंगा
देखिए ये लिखा था Mg प्लस HCl, क्या लिखा था Mg प्लस HCl एरो MgCl2 प्लस H2। एक काम कीजिए, इसको जो हीट एंड ट्रायल मेथड मैंने बताया है उसके द्वारा इसको संतुलित पहले कर लीजिए। Mg जो है एगो है, NMG एगो, H Hg एगो, Hg H दूगो, तो पहले 2 से गुना कर लीजिए, सब हो गया संतुलित। क्लियर है? तो जब ये संतुलित हो गया तो देखिए ये कह रहा है ना कि यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्याओं की जानकारी देता है। ये देखिए ये एक परमाणु है, मैग्नीशियम क्या है? परमाणु है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? एक यौगिक है। तो ये हम अणु भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि परमाणुओं से मिलकर के अणु बनता है। लेकिन बच्चों जब एक ही प्रकार के रहेगा, जैसे मान लीजिए कि O2 है तो ये अणु कहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि H2O हो गया तो इसको अब यौगिक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। जब एक ही जैसी परमाणु से एक ऐसा बनेगा जिसमें एक से अधिक परमाणु हो तो उसको अणु बोलेंगे, लेकिन अलग अलग अगर परमाणु मिलकर के एक नए चीज का निर्माण करेगा तो उसको यौगिक बोलते हैं। क्लियर है? तो बच्चों बताओ इसमें क्या होता है? तो इसमें जो परमाणु है और अणु है उसकी संख्या बताता है। इसमें मैग्नीशियम कौन है? 1। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन है? 2। इसमें मैग्नीशियम 1, क्लोराइड 2, इसमें हाइड्रोजन 2। तो इसमें ये सारे चीज का जानकारी देता है। अब देखिए यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। तो इसमें हमने अभिकारक के बारे में, और इसमें जो देखिए जो चौथा नंबर है उसमें प्रतिफल के बारे में बताया गया। मतलब जब प्रतिफल बनेगा तो उसमें भी जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ बनेंगे उसके अपेक्षित परमाणुओं और अणुओं की संख्या की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देखिए यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। अब द्रव्यमान क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे परमाणु संख्या, लेकिन परमाणु द्रव्यमान पर आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। देखिए जैसे मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम का परमाणु जो संख्या होता है 12, लेकिन अगर इसका परमाणु द्रव्यमान में पूछूं तो लगभग 2 गुना होता है। तो 12 है तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 24। ये देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, लेकिन 2 है तो 2 गुना 1 लिखेंगे आप प्लस। क्लोरीन का होता है 17, कितना होता है? 17, लेकिन उसका जो परमाणु भार होता है वो 35 होता है। कितना होता है? 35। आप लोग देख लीजिएगा जहां लिखा होगा। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 35 दूनी कितना हो जाएगा? 70। अब देखो ये Mg का भी हमने लिखवाया 12 होता है तो इसका परमाणु भार 24 हो जाएगा प्लस 17, 17 दूनी क्लोरीन का 35 होता है, 2 है तो 35 दूनी क्या हो जाएगा? 70, और प्लस ये हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा। टोटल जोड़िए, ये टोटल जोड़ लीजिए, 24 में 2 और 70 72 जोड़ेंगे तो जितना इस साइड आएगा उतना ही प्रतिफल में बनेगा। तो ये क्या कर रहा है? तो देखिए यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान का अनुपात भी बता रहा है। अब देखिए यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है। देखिए तो इसमें कितना आयतन है? हाइड्रोजन कितना आयतन है? कहिएगा कि ये गो। अच्छा कैसे हम समझेंगे आयतन? तो यहाँ पर जो लिखा होगा ना गुणांक, जैसे H2O कब आयतन हुआ? कहिएगा कि 2 आयतन, या इसको हम लोग मोल के भी नाम से जानेंगे, 2 मोल। जैसे मान लीजिए कि 2 हम H2O लिख दिए, 2 H2O मतलब 2 मोल जल, 2 मोल जल। 1 मोल में कितना होगा जल में? तो इसका जो अणुभार होता है उसी को मोल बोला जाता है, और जल का अणुभार 18 होता है। क्या होता है बच्चों? 18। 1 मोल जल में कितना होता है? 18 ग्राम पानी होता है। अगर मैं आप लोग से बोलूं कि 5 मोल पानी है तो कितना ग्राम होगा? कह दीजिएगा 90 ग्राम है। कितना है बच्चों? 90 ग्राम है। तो चलो आगे बढ़ा जाए। आप रासायनिक समीकरण की उपयोग से लाभ। अब रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं, आप लोग तो देखें कि रासायनिक एक अभिक्रिया होता है और उसी को जब संक्षिप्त में लिखेंगे, शॉर्ट रूप में लिखेंगे तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आखिर रासायनिक समीकरण लिखने से लाभ क्या है? तो लाभ जान लीजिए। ये आपके एग्जाम के लिए नहीं होगा, नहीं तो अगर मान लीजिए कि आ भी जाए तो आप लोग लिख लेंगे, इसलिए मैंने एक एक चीज बताने का प्रयास किया। देखिए रासायनिक समीकरण की उपयोग से लाभ क्या है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको समीकरण में लिखना होगा तो आसान रहेगा। इससे समय की बचत होती है,
जो हमने हिंदी में लिखा, लिखते 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 बहुत ज्यादा टाइम लगा, उसको हमने जल्दी में लिख लिया जब समीकरण लिख रहे थे। तो आप लोग को अगर लगातार देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मैंने कैसे लिखा। तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। अगर मैं पूछूं आप लोग से कि रासायनिक समीकरण लिखने से क्या लाभ है, तो इससे समय की बचत होती है और कागज का भी बचत होता है ना, और रासायनिक समीकरण लिखना आसान भी होता है। देखो, अब देखो, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। मैं ये बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए हमको ये पता रहेगा कि 2 मोल हमको पानी चाहिए, 2 मोल H2O चाहिए, तो हम इसमें कितना हाइड्रोजन रखेंगे, कितना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे कि हमको 2 मोल पानी मिले, ज्यादा ना मिले। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें H2O+O2 रखेंगे, 1 मोल हम हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन रखेंगे, तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, सॉरी 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन रखेंगे तो हमको 2 मोल पानी मिल जाएगा। समझ गए? तो कितना हमको अभिकारक में पदार्थ को रखना है कि जो प्रतिफल बने हमको एक निश्चित मात्रा में मिले, जितना हमको जरूरत है, आवश्यक है, वो हमको मिले। तो ये कहाँ से पता चलेगा बताइए? तो रासायनिक समीकरण से ही तो पता चलेगा। नहीं तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिखा जाता है? तो उसमें लिखा जाता है कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो जल बनता है। तो उसमें तो ये लिख दिया, उसमें 2-3 नहीं लिखा हुआ रहेगा, जिसे हमको अच्छे तरीका से अंदाजा भी नहीं लगेगा। तो बच्चों, रासायनिक समीकरण लिखना आसान हो जाता है, ठीक है ना। इसको लिखने से लाभ है। अब देखो क्या लाभ है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। जो भी रासायनिक सिंबल है, पूरे दुनिया भर में जितने साइंटिस्ट लोग हैं या आप लोग के जैसन जितना स्टूडेंट है दूसरे दूसरे देश के, वो सब क्या करता है, एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत का यूज किया जाता है। मतलब मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम के लिए Al लिखूंगा, तो अमेरिका में अगर कोई पढ़ रहा होगा तो वो भी एल्यूमिनियम के लिए Al ही यूज करेगा। तो ये है इसका एक खासियत। तो संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। अगर कोई साइंटिस्ट है, अगर कहीं बुक से देखेगा तो उसको अच्छे तरीके से जानकारी हो जाएगा कि हमको इसमें कौन सा पदार्थ लेना है, उसमें कौन प्रकार के लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो जो लिखा हुआ रहेगा अंग्रेजी में और सब जगह एक ही जैसा यूज होता है। अब बच्चों, यहाँ से हम लोग का शुरुआत होता है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। जो आप लोग को समझने में थोड़ा सा कठिनाई होता होगा, तो मैं यहाँ से सारे डाउट को क्लियर करते चलूंगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण, इसको आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन मतलब जुड़ना। जब देखिए दो छोटे छोटे अणु अभिक्रिया करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ से क्या होता है, या मूल जो पदार्थ रहता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया रहता है, उससे उसका गुण बिल्कुल भिन्न होता है। इसको हम लोग देखो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या यहाँ पर या लिख लीजिए, या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ में अब क्या हो सकता है, या तो कोई तत्व रहेगा, नहीं तो यौगिक, परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे बच्चों मैं आप लोग को बताऊं, ये देखो Ca है, मतलब कैल्शियम। अगर CO2 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम को जब हम CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। एक और मैं आप लोग को उदाहरण बता दूं, चलिए संयोजन अभिक्रिया का मैं एक और उदाहरण बता दूं, तो बताइए क्या हो जाएगा। जैसे देखिए Fe+O2 है, तो ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, FeO बनेगा ना। यहाँ पर संतुलित करना होगा तो 2 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 2 लिख लीजिए, ये हो जाएगा। एक और मैं आप लोग को उदाहरण बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कि H2 है और प्लस Cl2 है, तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, HCl बनेगा। थोड़ा सा आप लोग सोचिए ना,
थोड़ा सा आप लोग से चाहिए, Na कौ है, 2 गो यहाँ पर छोटे छोटे, इसको बंद कर दीजिए, इसमें 2 गो क्या रहेगा, छोटे छोटे या कोई भी मतलब यहाँ पर अभिकारक में 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक रहेंगे। लेकिन जब बनेगा तो प्रतिफल में हमेशा देखिएगा कि एक ही यहाँ पर यौगिक होना चाहिए। जब ऐसा रहेगा तो आप लोग उसको क्या कहिएगा, रासायनिक कौन सा कहिएगा, इसको आप लोग बता दीजिएगा, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए एक और हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए CaO है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है बच्चों? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको हम लोग इसको कली चूना भी बोलते हैं। जब इसको पानी में डालते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, मतलब CaOH2। ऐसा आप लोग को मैंने पहले भी एक उदाहरण बता चुके हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डालेंगे तो यहाँ पर देखो CaOH2 बन गया, मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग यौगिक आया और 2 अलग अलग यौगिक आकर के क्या बनाया, एक बड़े यौगिक का निर्माण किया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया की क्या पहचान है बताइए? इसमें जो प्रतिफल रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, जो प्रतिफल रहेगा उसमें एक ही रहेगा। तो इसके आधार पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब चलो देखो आगे, वियोजन। वियोजन मतलब होता है टूटना। वियोजन मतलब बच्चों क्या होता है, टूटना। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। मैं एक उदाहरण आप लोग को समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो देखिए एक यौगिक टूट करके क्या होता है, 2 छोटे छोटे तत्वों या यौगिकों में बंट जाता है। 2 छोटे छोटे क्या हो जाता है, देखिए 2 या अधिक सरल यौगिक में बदल जाते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। अब ये कहिएगा कि इसमें सर हम कैसे समझेंगे कि इसका गुण भिन्न हुआ कि नहीं? तो आप लोग को मैंने पहले से उदाहरण एक बनाया था। जैसे मान लीजिए कि H2O है, इसको तोड़ना बच्चों बहुत कठिन होता है। जल को तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं तोड़ा जा सकता है। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं कब, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, लेकिन इसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। ठीक है, इसके यौगिक को अलग नहीं किया जा सकता है, सॉरी इसके मतलब जो तत्व है उसको अलग नहीं किया जा सकता है, बहुत कठिनाई होगा। NaCl को, सॉरी H2O को बच्चों अगर इसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित करके इसको तोड़ भी देंगे तो H2O+O2 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, तो ये जब हमने ऐसा किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट गया। इसके बारे में मैंने तो आप लोग बताया है कि इसका गुण क्या होता है, आग बुझाने का, जबकि दोनों का काम क्या होता है, आग लगाने का। तो इसके आधार पर आप लोग समझ सकते हैं कि जब कोई वियोजन अभिक्रिया होता है या संयोजन अभिक्रिया, जो उसका उत्पाद बनता है या प्रतिफल बनता है रिएक्शन के बाद, उसका गुण क्या होता है, मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। वैद्युत अपघटन, अब देखो वैद्युत अपघटन वह अभिक्रिया है, यहाँ पर इसको हटा दीजिए, जिसमें कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। अब उदाहरण के माध्यम से इसको बच्चों में आप लोगों को समझाऊंगा। कौन सा अभिक्रिया है, विद्युत अपघटन। कौन सा है, विद्युत अपघटन। चलो सबसे पहले हम लोग एक जार ले लेते हैं। जार मतलब कोई पात्र। चलो ये हमने कोई एक बीकर ले लिया और इसमें 2 यहाँ पर हम प्लेट डाल देंगे, और ये बच्चों दोनों प्लेट का नाम अलग अलग है। दोनों प्लेट का नाम क्या है, अलग अलग। इसका दोनों का कलर भी अलग अलग रख लीजिए। एक देखिए, इसमें से एक को हम लोग बोलेंगे कैथोड और एक को क्या बोलेंगे, एनोड। मान लीजिए कि हम इसको क्या बोल रहे हैं, कैथोड, और इसको बोल रहे हैं एनोड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कहीं ले जा करके और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने लगेंगे, या बैटरी से हम इसको जोड़ देंगे। जब बैटरी से जोड़ देंगे और इसमें हम लोग पानी डाल देंगे,
इसमें क्या डाल देंगे बच्चों, जल डाल देंगे। जब जल डालेंगे और यही जल में हम लोग एक चीज डालेंगे और उस चीज का नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक। क्या करेंगे, नमक। जल में नमक डाल देंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने लगेंगे। तो देखिए जो इसमें से Na है सोडियम, वो किस पे आ जाएगा, कैथोड पर, मतलब इस पे ऐसे लेयर टाइप का जमने लगेगा और इसको हम लोग Na बोलेंगे। जो Na है वो Na आ जाएगा और Cl कहाँ चल जाएगा, इस साइड में। Cl बच्चों कहाँ चल जाएगा, एनोड पर। बताइए तो धातुएं कहाँ आ जाती है, कैथोड पर, और अधातु कहाँ चला जाता है, एनोड पर। देखिए अब ये अभिक्रिया को लिखवा रहे हैं। यह अभिक्रिया को मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि NaCl है। क्या है, NaCl। जब इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ऊपर लिखा जा सकता है तीर पे विद्युत धारा। क्या लिखेंगे, विद्युत धारा, जिससे पता चले कि हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब NaCl का जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये Na और प्लस Cl2 में टूट जाता है। Na बच्चों जो है ये कैथोड पर, ये कहाँ मिलेगा, कैथोड पर जाकर के जमा होने लगता है। और बच्चों जो Cl2 है ये एनोड पर जाकर के जमा होने लगता है। तो आप लोग इसको समझ गए कि विद्युत अपघटन क्या है। विद्युत, देखिए विद्युत मतलब विद्युत या वैद्युत, वैद्युत मतलब कि वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा और उसके बाद वो अपघटन होगा, टूटेगा। तो NaCl विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद टूट रहा है, जिसमें से जो धातु है कैथोड पर और अधातु एनोड पर। आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत अपघटन कराने पर धातुएं कहाँ पर एकत्रित होती है, तो कैथोड पर, और अधातुएं बच्चों कहाँ होती है, अधातुएं कहाँ होती है, एनोड पर। अब चलो, एकल विस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित मतलब हटा करके और उसको दूसरे जगह पर स्थापित कर देना, विस्थापित कहलाता है, कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे बच्चों, जैसे मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे Fe है प्लस CuSO4 रहेगा। Fe है मतलब लोहा है, इसको जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये कॉपर को क्या कर देता है, इसके जलीय विलयन से हटा देता है। मतलब Fe जो है ये Cu को हटा करके FeSO4 बना लेता है और प्लस ये Cu को अलग कर लेता है। ये हमने अपने फोन में एक्सपेरिमेंट किया था, एक 3D का एनिमेशन था, तो उसमें बच्चों ये CuSO4 था, विलयन हमने लिया और विलयन में जब लोहे के हमने कुछ पार्टिकल जब डाला तो इस समय देखिए जब नहीं डाले थे तो CuSO4 का रंग जो था थोड़ा सा हरा कलर का था, लेकिन जब ये हमने Fe को उसमें मिलाया तो उसका रंग क्या हो गया, नीला कलर का हो गया। तो इस प्रकार से हमने एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए अब हम लोग इस अभिक्रिया के बारे में देख लेते हैं। अगर आ जाएगा कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग तो ये समझ चुके हैं कि ये देखिए Fe जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, Cu से। तो Cu को यहाँ से हटा देगा, हटा के मतलब विस्थापित कर देगा और Fe अपने आके Cu का जगह ग्रहण कर लेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन, माने एगो को यहाँ पर से विस्थापित कर दिया। विस्थापित मतलब बच्चों इसके विलयन से क्या कर दिया, इसको हटा दिया। कुछ मैं आप लोग को बता रहा हूं कि कौन किसको विस्थापित करता है, जो आप लोग को धातु और अधातु में पढ़ना है, ठीक है ना। कुछ देख लो, मैं आप लोग को धातु की क्रियाशीलता श्रेणी बता दे रहा हूं, लेकिन इसको पढ़ना है हम लोग को कहां पर, धातु अधातु में क्रियाशीलता श्रेणी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कौन किसको विस्थापित कर सकता है ना। जैसे देखो सबसे जो खतरनाक होता है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट संकेत लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। संकेत सबसे देखिए, पोटेशियम जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर इसको पोटेशियम को पानी में डाल जाएगा तो तुरंत ले आग पकड़ लेगा। बच्चों इतना ही खतरनाक एक सोडियम है।
सोडियम को ऐसे खुला नहीं छोड़ा जाता है हवा में, नहीं तो अगर इसको खुला छोड़ देंगे तो ये भी बहुत जल्दी आग पकड़ता है, बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव होता है। इसके बाद बच्चों, इससे पहले कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम। इसके बाद है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्या है बच्चों? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल लिखेंगे तो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Zn आयरन, Fe को क्या बोलेंगे? आयरन। अब देखो आयरन तक हो गया। उसके बाद टीन है, Pb है, टीन, टीन को Sn बोलते हैं। उसके बाद Pb है, Pb प्लम्बम में ऐसे कुछ होता है। Pb के बच्चों क्या होता है? लेड, प्लम्बम इसको बोला जाता है, रासायनिक नाम है, लेकिन इसको लेड भी बोला जाता है। तो अगर हम देखें तो इसका क्रियाशीलता श्रेणी जो है, ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो ये घटते जाता है। क्या होता है? घटते जाता है। तो सबसे अगर पूछा जाए कि रिएक्टिव कौन है, तो पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे है। बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, थोड़ा सा मैं इसके बाद वाला मैं बता रहा हूँ। इसके बाद होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो है इसके नीचे जितना अब तत्व आते हैं क्रियाशीलता श्रेणी में, वो नॉन मेटल का, सॉरी नॉन मेटल नहीं, उत्कृष्ट मेटल कहलाते हैं, नोबल मेटल। मतलब कि वो डायरेक्ट ना तो अम्ल से रिएक्शन करते हैं, ना तो हवा से रिएक्शन करते हैं, हवा मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, और ना ही ये पानी से रिएक्शन करते हैं। इसमें से मैं आप लोग को नाम बता दूं, जिसे Cu है, क्या है? Cu। इसमें बच्चों Hg है, Hg मतलब पारा, Ag है, इसमें Au है, Au मतलब सोना, इसमें Pt है, प्लेटिनम है। ये जो है बहुत, जितने नीचे हम लोग आएंगे ये बहुत कम रिएक्टिव होता है। आप लोग को पता होगा प्लेटिनम के बारे में, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। आप लोग देखे होंगे सलमान खान के जो हाथों में एक ब्रेसलेट के रूप में पहनते होंगे, चाहे ऋषभ पंत देखे होंगे उनको गले में लगाए हुए एक सिकड़ी टाइप के एक लगाए हुए हैं, तो वो प्लेटिनम का ही है। बच्चों ये जो Au आप लोग देख रहे हैं ये सोना है। सोना भी ये कभी रिएक्शन नहीं करता है, मतलब उसका जैसा नया में चमक रहेगा उसका वैसा ही, अगर कितना भी पुराना हो जाए तो उसका वैसा ही चमक रहता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये रिएक्शन नहीं करता है। और ये जो नहीं पढ़ी लिखी रहती है ना लोग, चाहे महिलाएं, तो उनको भी पता रहता है। अगर वो मान लीजिए कि उसका कलर बदल गया या थोड़ा सा डिसकलर हो जाता है, तो उसी समय बोलती है कि अरे ये तो रोल्ड गोल्ड है, रोल्ड गोल्ड उसको बोला जाता है। बच्चों आप लोग जानते हैं चांदी, चांदी भी जो है ये भी रिएक्शन नहीं करता है। अगर चांदी जो है ये भी काला पड़ जाएगा तो उसको बोला जाता है कि ये गिल्टी का है। क्या है? गिल्टी का। जो गांव की महिलाएं होती हैं उन सबको उनको पता है। देखिए ये पारा है और ये कपर है, ये सब जितना नीचे हम लोग जाएंगे बहुत कम रिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन करता ही नहीं है किसी से। क्लियर है क्या? चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये सारा चीज एकल विस्थापन आप लोग को मैंने बता दिया। अब हम लोग सीखेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों इसको हम लोग द्विविस्थापन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। तो देखिए उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय, विनिमय मतलब आदान प्रदान, आदान प्रदान करके वो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर अब दिया गया है आप लोग को, मैंने एक जो बताया है अवक्षेप का निर्माण वाला, अवक्षेप निर्माण वाला, वो यहाँ पर लिखा जा सकता है समीकरण। जैसे देखिए मैं दो समीकरण के माध्यम से समझाऊंगा। एक तो सबसे पहले देखिए AB है A प्लस CD है, AB और CD है, तो ये A जो है ये धन मूलक की जगह पर आता है, B जो है ऋण मूलक की जगह पर आता है। तो ये देखिए धन मूलक, ये ऋण मूलक। इसमें बताइए ये जो C है धन मूलक, जो बाद में है ऋण मूलक, तो इसका धन मूलक मतलब A जो है कौन से? ऋण मूलक से जाके रिएक्शन कर लेगा, प्लस वाला कौन से? माइनस से। तो A को D से यहाँ पर रिएक्शन करने के बाद नया पदार्थ बनेगा, उसको AD बोलेंगे। अब देखो B जो है ऋण मूलक और C जो है धन मूलक है, तो अब ये बताइए क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा C और A, सॉरी C और B है ना, तो ये क्या बनाएगा बच्चों? CP बनाएगा। C हम इसलिए पहले लिख रहे हैं क्योंकि C जो होता है धन मूलक होता है, तो इसको इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। अब थोड़ा सा देख लीजिए जाए, जैसे मान लो कि NaCl है, NaCl प्लस AgNO3 AgNO3, बताओ किससे कौन करेगा? तो Na से NO3 करेगा,
और Ag से कौन, Cl, क्योंकि Ag जो है धन मूलक है और Cl जो है ऋण मूलक, तो ये Ag धन मूलक और Cl ऋण मूलक, तो ये हो जाएगा AgCl। अब आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ पर तो ये जो भीरी भीरी था उसको आप बाद में लिखे हैं, तो ये देखो ये Cb को पहले लिखो और Ad को बाद में, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, Ag और Cl को रिएक्शन करा के AgCl बना देंगे प्लस, अब देखो M के Na जो है प्लस के जगह पर और Cl जो है माइनस के जगह पे, तो ये NaNO3 से रिएक्शन करके करेगा NaNO3, मतलब इसको सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट। तो ये देखिए, तो ये आपने आयनों का क्या किया, आयनों का क्या किया, आदान प्रदान, मतलब ये इसमें चल गया और ये किस में आ गया, Ag के साथ। तो आप लोग ये समझ चुके हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या, कहिएगा हाँ सर ये तो हम समझ चुके हैं। देखो बच्चों, अवक्षेपण अभिक्रिया, और ऐसा हमने बता दिया है, और अवक्षेपण अभिक्रिया में यही अभिक्रिया लिखा जा सकता है जो अभी मैंने बताया। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जो हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है ना बच्चों, यही अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है। फिर से लिख दे रहे हैं, जैसे ये मान लो कि AgCl है, NaCl है, प्लस NaCl है और इसको AgCl से रिएक्शन करवाएंगे, तो Na एक हमने गलती लिख दिया, AgNO3 से रिएक्शन करवाएंगे, मतलब सिल्वर नाइट्रेट से करवाएंगे। तो बताइए क्या बन रहा था, अभी AgCl बन रहा था, और AgCl जो है ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। क्या होता है, AgCl हमको अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। और देखो जो Na है NO3 से रिएक्शन करेगा, तो अभी मैंने बताया NaNO3 बन जाता है। बच्चों यहाँ पर देखो आप लोगों की ये जो AgCl है ये सफेद रंग का एक सॉलिड रूप में, इसमें से क्या होता है, गाढ़ा गाढ़ा ये अलग हो जाता है, अवक्षेप के रूप में चूना जैसा रहता है, ठीक है ना। जिसे पानी में चूना जो हम घोल देते हैं तो उस समय जो लिक्विड फॉर्म में जैसा रहता है ना, तो उसी प्रकार से AgCl हमको उसमें विलयन में से ठोस रूप में पृथक हुआ दिखता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि हम अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहेंगे। फिर से देख लो, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। और अभिक्रिया आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अम्ल क्षार लवण में भी आएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल क्या करेगा, कोई अम्ल किसी भस्म से, वहां पर भस्म लिखिएगा, ये अम्ल क्या करेगा, किसी भस्म से, अम्ल किसी भस्म से, भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण। क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अम्ल हो गया HCl प्लस भस्म हो गया NaOH। ये बच्चों ये HCl है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH ये एक भस्म है। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो देखो Na के साथ में कौन जुड़ जाएगा, Cl, क्योंकि ये धन मूलक और ये ऋण मूलक, तो ये बनेगा NaCl प्लस OH ये मिलकर के जल बना देता है H2O। तो आप लोग देखो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाया, लवण तथा जल बनाया। तो जो लवण तथा जल बनाया तो आप लोग समझ चुके हैं कि अम्ल और भस्म रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, लवण तथा जल। ये कैसे हम लोग समझेंगे कि लवण है, तो इसके लिए आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अम्ल भस्म तथा लवण ये अगला चैप्टर में आएगा, तो वहां पर ये सारे चीज हम लोग सीखेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि जो में एच लगा रहता है शुरू में या कहीं पर, अगर एच लगा हो तो वो अम्ल होता है। अब कहिएगा सर इसमें एच लगा है अम्ल कह दे, नहीं, इसमें देखो लास्ट में OH लगा रहता है, इसमें क्या लगा रहता है, OH, तो इसको हम लोग भस्म कहते हैं। ये भस्म का पहचान है। जिसे बताओ तो KOH ये अम्ल है कि भस्म, कहिएगा कि ये सर भस्म है क्योंकि ये लास्ट में OH लगा है। बताओ तो CaOH होल 2, बोलो ये क्या है, भस्म क्या अम्ल, कहिएगा सर ये तो भस्म है। अब बताओ तो H2SO4, तो अब कहिएगा कि अम्ल है क्योंकि इसमें OH नहीं लगा है बल्कि H है। जिसमें H रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। चलो देखो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया,
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग प्रकाश संश्लेषण वाला आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे बच्चों? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है? जो पेड़ पौधा होता है अपना खाना बनाता है ना। चलो देखो, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया आप लोग देखे होंगे, इसमें क्या होता है कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों मिलकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, ये बच्चों हम लोग को जब बायोलॉजी पढ़ना होगा ना, तो ये क्लोरोफिल के बारे में वहां पर पढ़ाएंगे आप लोग को। क्लोरोफिल, यह भी आप समझ के चलिए कि क्लोरोफिल पेड़ पौधा में पाया जाता है। ये एक वर्णक होता है हरे रंग का, जो पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए काफी उत्तरदायी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए CO2 और H2O, ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बच्चों ये क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है प्लस ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या करता है? ग्लूकोज, मतलब C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन ये बाहर निकलता है, प्लस ये ऊर्जा भी प्रदान करता है। इसको हम लोग संतुलित करने के लिए लिख देते हैं यहाँ पर 6CO2, उसके बाद 6H2 इक्वल टू जो यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब यहाँ पर ये जो रहेगा AQ के फॉर्म में रहेगा, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितना बनेगा? ये भी बच्चों 6 बनेगा। ये सबसे आसान ये है कि जितना गुणांक है सब में 6 रख देना है, सिर्फ ग्लूकोज को छोड़ करके। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण, इसको प्रकाश संश्लेषण समीकरण भी बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि 6CO2 जब 6H2O से रिएक्शन करता है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज बनता है, ये ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। आप लोग को तो पता होगा कि पेड़ पौधा क्या करता है? ऑक्सीजन प्रदान करता है और उसको ऊर्जा मिलता है। यही ऊर्जा के कारण वो अपना सारा जो कार्य करना है वो सारा करता है। क्लियर है? चलो, और थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। एक चीज और बच्चों रह गया अब यहाँ पर, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, जिसको मैं अब अगले क्लास में मैं बताऊंगा। और दैनिक जीवन में हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव पढ़ेंगे और दहन ज्वाला के बारे में पढ़ते हुए हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।